अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने जेपी की बुक से लिया है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइटेड फॉर्म में लिख दिए हैं और इस तरह आपको इनको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, सो चलें इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ही आपने इस चैप्टर को सिर्फ यहाँ पर पढ़ना नहीं है बल्कि इसे याद भी करना है। ठीक है, सो सारे पॉइंट्स सारी हेडिंग मैं आपको साथ साथ याद करवाती जाऊंगी। बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन का एक सिस्टम है ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। किस तरह रिफ्लेक्स प्रोसेस है कि ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी फॉर द शॉर्टर पीरियड फॉर अबाउट द 40 सेकेंड्स। ठीक है, वैसे जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट इज़ इनवॉलंटरी, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट टू एक्सटेंट इट कैन एक्ट एज वॉलंटरी, मतलब कि हम 40 सेकेंड्स के लिए अपनी जो सांस है वो बंद कर सकते हैं। सो ये शॉर्ट पीरियड के लिए वॉलंटरी जो है वो बिहेवियर शो करता है, लेकिन वैसे ये हमारा इनवॉलंटरी ही है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि रेगुलर ब्रीथिंग अकर बिकॉज ऑफ 2 रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स। हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। हमने पढ़ना भी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है कि हमारी जो रेस्पिरेशन है उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है। एक्चुअली हमारे पास 2 ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो हमारी ब्रीथिंग को, एक रेगुलर जो ब्रीथिंग है, हमारी इंस्पायरेशन है, हमारी एक्सपायरेशन है, इसको रेगुलेट कर रहे हैं। वो 2 कौन से मैकेनिज़्म है? एक है नर्वस और न्यूरल मैकेनिज़्म और एक है केमिकल मैकेनिज़्म। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है कि जो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस मैकेनिज़्म होगा, उसमें न्यूरॉन्स एक्ट करेंगी। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्ट करेंगी और वो इंस्पायरेशन को बढ़ाना होगा, बढ़ाएंगी, कम करना होगा तो कम कर देंगी। इस तरह केमिकल मैकेनिज़्म में डिफरेंट हार्मोन्स का रोल होगा और वो अपना जो है इस इंस्पायरेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और एक्सपायरेशन पे अपना इफ़ेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग नर्वस मैकेनिज़्म पे बात शुरू करेंगे। नर्वस मैकेनिज़्म में क्या क्या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रही हैं। हमारे नर्वस मैकेनिज़्म में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे नर्वस मैकेनिज़्म में रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं, दूसरा हमारे पास एफरेंट नर्व्स हैं, तीसरा इफरेंट नर्व्स हैं। ठीक है, अब हमने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सेंटर्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है और कुछ भी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं विच कंट्रोल द रेट ऑफ रिदम एंड द फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। कि हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है, मतलब हम लोग तेज़ी से सांस ले रहे हैं या हम लोग आहिस्ता से ले रहे हैं या हम लोग डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं और उसका रिदम किस तरह से हो रहा है, वो फास्ट हो रही है। जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग स्लीपिंग की कंडीशन में होते हैं तो हमारा ये रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है, स्पीड में थोड़ा सा इसकी रिदम में फ़र्क आ जाता है। उस तरह फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन कितनी लग रही है, सो ये सारा जो चीज़ें कंट्रोल करते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कुछ भी नहीं है, ये बस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि दीज सेंटर्स आर बायलेटरली सिचुएटेड होते हैं इन रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ बोन ब्रेन स्टेम। कहाँ पर लोकेटेड है? ये ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन आप लोग देख लें, जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है आप लोग पता होगा कि ब्रेन स्टेम में हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा होता है पोन्स। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है जिनको हम ब्रेन स्टेम के अंदर रेगुलेट करते हैं। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो एक रेस्पिरेटरी सेंटर बनेगा उस सेंटर को हम लोग कहेंगे मेडुलरी सेंटर, और पोन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर बनेगा उसे हम पोन्टाइल सेंटर कहेंगे। ठीक हो गया, अब हमने आगे इनको देखना है कि ये क्या सेंटर्स हैं, इनके अंदर फर्दर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कुछ भी नहीं है, वो बस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। सो 2 हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर 2 हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गन्स, 2 सेंटर्स आ जाते हैं
और रेटिकुलर फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि बायलेटरली ये अरेंज होते हैं। किस तरह बायलेटरली अरेंज है कि आप डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला जो है ये पोन्स हमारा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पोन्स है हमारा, और इससे नीचे ये मेडुला है हमारा। सो ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ये जो गोल सर्कल में आपको दिखाए गए हैं। ये पहला रेस्पिरेटरी सेंटर है पोन्स का, ये दूसरा रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये एक पेयर की फॉर्म में आप देख सकते हैं। फिर ये मेडुला आ गया, मेडुला के अंदर उसके ये दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आ जाए, तो ये इनकी बायलेटरल अरेंजमेंट है, एक दूसरे के बायलेटरल ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ ब्रेन स्टेम, इनको हमने जिस जगह पे ये लोकेटेड है हमने उसी के मुताबिक इनके नाम दे दिए। जैसे अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई एक सेंटर है तो हमने उसे मेडुलरी सेंटर कह दिया है। अगर पोन्स में एक सेंटर मौजूद है तो हमने पोंटाइल उसे सेंटर कह दिया, ठीक है ना। अब हमने देखना कि फर्दर इन सेंटर के अंदर कौन कौन सी न्यूरॉन्स शामिल हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। सबसे पहले हमारे पास मेडुलरी सेंटर आ जाता है, जो कि कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। इसके अंदर दो न्यूरॉन्स होती हैं, दो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि दो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं मेडुलरी सेंटर के अंदर। पहली जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करवा रही हैं, ये हमारी इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। दूसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये हमारी एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। बट हम अगर वेंट्रल को सिर्फ एक्सपायरेशन के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट, उन्होंने कंसिडर किया था कि वेंट्रल जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इनका इंस्पायरेशन में कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट अगर हम लोग मॉडर्न स्टडीज़ की बात करें तो मॉडर्न स्टडीज़ में जब हमने डिटेल में इन न्यूरॉन्स के अंदर के स्ट्रक्चर को भी जब हमने जाके स्टडी किया तो हमें पता लगा कि नहीं, जो हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स का पूरा ग्रुप है वो ना सिर्फ एक्सपायरेशन करवा रहा है वो, बल्कि इंस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब उस न्यूरॉन का जो सेंट्रल एरिया है वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व था, और जो उसका आउटर पार्ट था वो हमारा एक्सपायरेशन में इंक्लूड था। सो इसलिए अर्ली साइंटिस्ट ने ये समझा कि जो आउटर पार्ट की वजह से कि वो एक्सपायरेशन में ही सिर्फ इन्वॉल्व है। लेकिन जब हमने डीपली उसको स्टडी किया, उस न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर को, तब हमें पता लगा कि जो वेगस वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये पूरा करवा रही है, मतलब एक्सपायरेशन में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इनका एक्सपायरेशन में, थोड़ा सा जो रोल है इनका वो इंस्पायरेशन में भी आता है, ठीक है। तो ये मेडुलरी सेंटर के दो मैंने आपको न्यूरॉन्स बता दी कौन कौन सी हैं, और उनका फंक्शन भी बता दिया। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पोंटाइल जो हमारे पास सेंटर आ जाते हैं, इसके अंदर दो फर्दर सेंटर्स हैं। एक आ जाता है हमारे पास ए प्न्यूस्टिक सेंटर और एक है प्न्यूस्टियोस्टैटिक सेंटर, ठीक है। अब ये जो पहला सेंटर है ये हमारा डीप ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है। अब मतलब दो टाइप्स की ब्रीथिंग होती है, एक होती है फोर्सफुल ब्रीथिंग, एक होती है डीप ब्रीथिंग। फोर्सफुल ब्रीथिंग का जब भी आपको पता है, मतलब जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, फोर्स कर रहे होते हैं, अपनी मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, तो जब हम स्ट्रेस डाल रहे होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग भी फोर्सफुल हो रही होती है, मतलब हमारा तेज़ी से ब्रीथिंग का फेनोमेना हो रहा होता है, तेज़ी से इंस्पायरेशन हो रही है, तेज़ी से एक्सपायरेशन हो रही है, उस वक्त हमारा हार्ट रेट भी बढ़ गया हुआ होता है। तो ये फोर्सफुल आ जाता है टाइप। अगर हम लोग डीप ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं वो समथिंग एल्स। डीप ब्रीथिंग की मतलब हम लोग लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, हम एक लंबी इंस्पायरेशन करें, गहरा सांस ले रहे हैं, जिसके अगर हम सादे अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम लोग प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन या प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर जो टर्म्स हम लोग इस चैप्टर में और जिस चीज़ के साथ डील करेंगे वो इंस्पायरेशन होगी। एक्सपायरेशन क्योंकि एक फेनोमेना है जिसने मतलब इंस्पायरेशन के बाद लाजमी होना है, सो इसलिए हम ज़्यादातर डील जो करेंगे वो इंस्पायरेशन से करेंगे, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन का आपको पता है कि वो एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन के बाद ये लाजमी है कि एक्सपायरेशन लाजमी होगी। अगर आपकी इंस्पायरेशन नहीं हो रही तो एक्सपायरेशन कभी भी नहीं होगी, अगर इंस्पायरेशन हो गई है तो एक्सपायरेशन भी होना लाजमी हो जाएगा,
ठीक है। अब जो ये आखिरी वाला सेंटर है पोन्स का, ये इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को, गैप बिटवीन द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एक गैप का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़ौरन ही करते रहें। नॉर्मल स्टेट में लंग्स को हमने थोड़ा सा रेस्ट भी देना होता है। सो ये गैप जो क्रिएट होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में, वो उसको क्रिएट करना ये इसी सेंटर का काम है। और ये इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को और स्टार्ट करवाता है एक्सपायरेशन को, ठीक है ना। क्योंकि हमने ऊपर जितने भी सेंटर पढ़े हैं ये सारे किससे डील कर रहे थे, इंस्पायरेशन से ज़्यादातर डील कर रहे थे। सो एक ये सेंटर आया है जिसने इंस्पायरेशन को थोड़ा सा इनहिबिट करके एक्सपायरेशन को मेजॉरिटी दिया और उसको कहा है कि नहीं तुम अपना रोल अदा करो, ठीक है। अब हम मेडुलरी सेंटर और ये जो पोंटाई सेंटर है इनको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, और इसके अंदर जो फर्दर डिवीजन है न्यूरॉन्स की हम उसको स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस देखते हैं, उनकी सिचुएशन देखते हैं, हम लोग उनकी लोकेशन देखेंगे, हम सारा कुछ स्टडी करते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बहुत सिंपल था कि हमने क्या पढ़ा कि हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ी कि हम किस किस तरह से हम अपनी रेस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। दो मैकेनिज़्म हमने कहा कि नर्वस और केमिकल मैकेनिज़्म है। नर्वस में किस किस तरह की चीज़ें हैं, तीन आ जाते हैं जो कि रेगुलेट कर रही हैं। पहला है रेस्पायरेटरी सेंटर्स, इफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स आ जाती हैं। सो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया वो रेस्पायरेटरी सेंटर से किया, उसकी डिवीज़न हमने देखी, उसकी सब डिवीज़न फिर हमने देखी। अब हम उसको फर्दर जो है वो पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने लगे। अब मेडुलरी सेंटर पे सबसे पहले आ जाते हैं और इसका जो पहला जो न्यूरॉन्स है डेट इज़ द डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। हम इसको डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन DGN भी कहते हैं। इस तरह वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम VGN भी कह रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब सबसे पहले जो आपने इसकी ना सिचुएशन, जो इसकी लोकेशन है इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसकी फोकस करेंगे तो बहुत से कम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, दे आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ टेंसिल ट्यूरसिस विच इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ, मतलब इस तरह की टर्म्स यूज़ की गई हैं। तो वो अगर इसको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आपने सिंपल वर्ड यूज़ करना है, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये यहाँ पर इन्वॉल्व है, दे आर कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। ये मैंने कहा ना ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगा, सो हम इसको इंस्पायरेटरी सेंटर भी कह सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डोर्सल जो रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, मैंने इनको कहा कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट में है, तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा रही हूँ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारे मेडुला का है, ये हमारा मेडुला का पार्ट है। इसमें ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेडुला के अपर पार्ट में मौजूद है। ये ऊपर वाला पार्ट पोन्स का है और इस मेडुला के अपर पार्ट में पहला जो न्यूरॉन्स का ग्रुप है वो डोर्सल ही है, और इसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर कह रहे थे, ठीक है। अब ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ द डोर्सल ग्रुप आर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर ये जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में जितनी भी न्यूरॉन्स आप देखेंगे ये सेंटर है, ठीक है, ये इंस्पायरेटरी सेंटर। इन ये जो दो गोल हैं ये डोर्सल ग्रुप है, इसको आप इंस्पायरेटरी सेंटर एज्यूम करें। इस सेंटर के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि मैंने कहा जितने भी रेस्पायरेटरी सेंटर हैं ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। सो अब इस सेंटर के अंदर जितनी भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, क्योंकि सब ने इंस्पायरेशन का काम करना है। अब क्या है कि ये बहुत स्लो एक्शन करते हैं स्टार्ट में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सो जिस तरह इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है इनके अंदर इंस्पायरेटरी रैम प्रोड्यूस होता है, और इसको भी हम लोग आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और इनके अंदर रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी है, यानी ये ऑटोमेटिक अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। जो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होती है ना, इनमें एक्शन पोटेंशियल जब सबसे पहले जो प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा स्लो इन एक्शन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जो मतलब इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो वो एम्पलीट्यूड जो है वो इनका बढ़ जाता है।
और उस वजह से हम इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने को हम इंस्पायरेटरी रैम्प कहते हैं। लेकिन इसकी डिटेल हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आप इनकी बस टर्म्स को अपने जहन में रख लें कि क्या मीनिंग है इनका, ठीक है। अब फंक्शन, हर जो सेंटर है ना, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके फंक्शन को लाजमी याद रखना है। इसका जो फंक्शन है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक रिदमिसिटी ऑफ द रेस्पायरेशन। ये किस में इन्वॉल्व है? इंस्पायरेशन में। इसने किसकी रिदमिसिटी करनी है? इंस्पायरेशन की रिदमिसिटी करनी है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, सब सेंटर का आगे आप ना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ बस ध्यान में रखनी है, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। आपने जब भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसी भी सेंटर का लिखना होगा, सबसे पहली बात यह है कि आपको उस सेंटर का फंक्शन पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि उस सेंटर ने काम क्या करना है, जैसे आपको पता लग गया है कि डोर्सल जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये एक इंस्पायरेटरी सेंटर है, इसने इंस्पायरेशन करवानी है। सो क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक एविडेंस में हम लोग किसी एनिमल को लेंगे, उसका डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लेंगे और उसके डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस ग्रुप को देंगे, स्टिमुलेट करेंगे इसको यूजिंग द नीडल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉजिंग द कंट्रक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल एंड प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन सेंटर को देंगे, यहाँ पर कंट्रक्शन हो जाएगी और इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी। सो हमें कंफर्म हो जाएगा कि डोर्सल ग्रुप ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, वो इंस्पायरेशन करवा रही हैं, ठीक है। अब आगे जितने भी सेंटर्स आएंगे उसमें इसी तरह ही आपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लिखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ गया था वो था वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इनका कहाँ पर रोल है, इनकी सिचुएशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ पर है कि वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एम्बियोस एंड द न्यूक्लियर जर्मिनेट। ये न्यूक्लियस वाली बातें आप लोग छोड़ दें, ठीक है। दीज आर द टू न्यूक्लियर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, ठीक है। मैं इसकी लोकेशन भी आपको देखिए, ऊपर हमने कहा कि डोर्सल ग्रुप था न्यूरॉन्स का, नीचे ही इसके वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की ये दो आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल डोर्सल के नीचे ही ये प्रेजेंट है, ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर पार्ट में भी आप इसे कह सकते हैं। इंटीरियर एंड लेटर टू द न्यूक्लियस, ये भी आप छोड़ देंगे। अर्लियर द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर, बट द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बोथ हैज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द ग्रुप। ये बिल्कुल वही बात की गई है जो मैं आपको पहले भी समझा के आई हूँ कि वेंट्रल ग्रुप में हमने अर्लियर क्या डिस्कस किया था कि हमने समझा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर सिर्फ एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स हैं। लेकिन जब हमने मॉडर्न स्टडी की तो हमें पता लगा, जब हमने उसकी इंटरनल डीप स्टडी की तो हमें पता लगा कि इसके सेंट्रल एरिया में इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है। तो जब हमें ये पता लगा तो हमें पता लग गया कि जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये ना सिर्फ एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है, ये इंस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व है। अब इनका फंक्शन क्या है कि वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनएक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीथिंग, बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीथिंग। अब इसका क्या, फोर्सफुल ब्रीथिंग का मैंने आपको पहले समझाया है कि एक्सरसाइज की कंडीशन आ रही है, कोई इमोशनल कंडीशन आ गई है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन, मतलब कोई ऐसी भी कंडीशन जिसमें आप परेशान हैं, तो आपकी क्या होती है कि ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, आप डर जाते हैं, आपको ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में ये नर्व्स एक्टिवेट होंगी, ठीक हो गया। जब आप नॉर्मल कंडीशन में एक आम ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई अभी स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई नॉर्मल आप हैप्पी लाइफ गुजारें, सो आपकी कौन सी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगी, डोर्सल न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगी, वो आपकी रेगुलर इंस्पायरेशन करवा रही हैं, इंस्पायरेशन के रिज़ल्ट में एक्सपायरेशन खुद ब खुद हो रही है। लेकिन जब आपको स्ट्रेस आ गया है, आपको कोई इमोशनल आप हर्ट हुए हैं, आप एक्सरसाइज की कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है कि नहीं। सो जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं तब आपकी ये वेंट्रल जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट होती हैं, अदरवाइज़ ये एक्टिवेट नहीं होती हैं, ये इनएक्टिव रहती हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीथिंग ये न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होती हैं और ये जिस खुद जब स्टिमुलेट होंगी तो ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स और इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल्स दोनों को एक्टिवेट करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी।
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एज यूजुअल हमने कहा क्या करना है, हमने किसी एनिमल का हमने ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आइसोलेट करना है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे। जैसे ही हम देंगे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, सच आप ये यूज़ करें कि हमने करंट का झटका दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, लास्ट स्टेज में हम उसको इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके हार्ट को आउटसाइड हम एक इलेक्ट्रिकल शॉक दें और उनका हार्ट काम करना शुरू कर दें। सो इसी तरह हम इन एनिमल्स में भी यही न्यूरॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके वो वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि भाई वेंट्रल जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है। अब हमारे पास पहला जो सेंटर था मेडुलरी सेंटर वो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा सेंटर है पोंटाइल सेंटर। पोंटाइल सेंटर के हमने पहले भी शॉर्ट टर्म में डिस्कस कर लिया था कि इसके में 2 सेंटर्स होते हैं और थोड़ा सा मैंने उसका फंक्शन जो है वो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो पहला इसका सेंटर है वो किस में इन्वॉल्व है, डीप ब्रेथिंग में। और डीप ब्रेथिंग क्या होता है और फोर्सफुल ब्रेथिंग क्या होता है, इसमें मैंने आपको पूरा एक डिफरेंस भी बताया है, ठीक है, ये आपको सारा पता है। अब आपने सबसे पहले ये जो पहला सेंटर है पोंटाइल सेंटर का, ये कहाँ लोकेटेड है, लोअर पोन्स में। लोअर पोन्स कहाँ है, अब आपने पोन्स की सिचुएशन में मेडुला के दोनों हो गए हमारे, इसको आपने कट ऑफ कर देना है। अब आपने इस वाले एरिया को देखना है। इस वाले एरिया में जो ये वाला सेंटर है ये हमारा पहला सेंटर आ गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री है। सो ये पोन्स के लोअर पार्ट में है, ये पोन्स का अपर पार्ट है, ये पोन्स का लोअर पार्ट है। जिस तरह ये मेडुला का अपर पार्ट था, ये मेडुला का लोअर, क्योंकि जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना ये अप टू डाउन ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अप टू डाउन। सो ये पोन्स का अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये मेडुला का अपर पार्ट, ये मेडुला का लोअर पार्ट। सो ये वाला सेंटर कहाँ पर है, पोन्स के लोअर पार्ट में ये लोकेटेड है। फंक्शन आपने सबका डिटेल से याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो सेंटर है ये इंक्रीज़ कर रहा है डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। डीप ब्रेथिंग है तो डीप ब्रेथिंग में ये डीप इंस्पायरेशन करवा रहा है, यानी हम लंबा इंस्पायरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इंस्पायरेशन कौन करवा रहा था, हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर कौन था, ये था ना। सो ये क्या करेगा, ये जो वाला सेंटर है ये स्टिमुलेट करेगा डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। आप ये एरो देख सकते हैं, ये एरो यहाँ जा रहा है, ये एरो यहाँ जा रहा है। सो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला सेंटर इस डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एक्शन कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला खुद ब खुद ही डीप इंस्पायरेशन करवाना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसने क्या करना है, इसने जब भी देखना है इसको स्टिमुलस मिली, ब्रेन इसको स्टिमुलस देता है कि भाई ये पेशेंट को ज़रूरत है डीप इंस्पायरेशन की, जल्दी से डीप इंस्पायरेशन करवाओ। ये क्या करेगा, ये आगे इस डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, उसे कहा है जल्दी से डीप इंस्पायरेशन करवाओ, डीप इंस्पायरेशन की हमें ज़रूरत है। तो फिर डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से इंस्पायरेशन करवाएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वही बात हो गई कि आपने किसी एनिमल के इस सेंटर को आपने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देनी है। सो उसके रिजल्ट में पिनोसिस होगा। पिनोसिस क्या होता है कि अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन हमें जो है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नीचे वाली इस टेबल में हमें डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में एक डिफरेंस दिखाया गया है और डिफरेंस बिल्कुल वही है जो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। लोकेशन बताई हुई है पहले, फिर उसके बाद बताया हुआ कौन से न्यूरॉन्स इसके अंदर होते हैं और फिर उसके बाद इनके फंक्शन हमें बताए गए हैं। सो ये पहले भी आप इधर पढ़ के आए हुए हैं, बस ये टेबल भी उन्होंने लिख के आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है कि एक्चुअली बात क्या की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम लोग देख रहे हैं पोंटाइल सेंटर का। सो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के रिजल्ट में क्या होगा कि इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी फॉलोड बाय द शॉर्ट एक्सपायरेशन। जब भी इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग हुई है तो उसके रिजल्ट में हमारी एक्सपायरेशन वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटर जो आ जाता है पोन्स का, वो हो जाता है पिनोसियोस्टैटिक सेंटर और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये अपर पोन्स में है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया है डायग्राम के अंदर। तो ये अपर पार्ट में
इन्वॉल्व होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने इधर लिख रखा है। इंस्पायरेशन को इसने स्टॉप करवाने, एक्सपायरेशन को स्टार्ट करवाने, ठीक है ना। अब देखिए सारे ही हमने कहा तकरीबन सारे ही सेंटर्स जो हैं वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है हमने, ठीक है। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की हमने बात की, लेकिन वो कब एक्टिवेट होता है, जब फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है। क्वाइट ब्रीथिंग में तो वो भी एक्टिवेट नहीं होता। सो अगर क्वाइट ब्रीथिंग हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व हो, सारे ही इंस्पायरेशन करवाने लगे हैं। सो एक हमारे पास पोन्स के अंदर ये वाहिद वो सेंटर है जो इंस्पायरेशन को इनहिबिट करके एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। लोकेशन आपने पहले ही देख ली है। फंक्शन पे फटाफट आ जाते हैं कि प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि इसने कंट्रोल करना है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को। आपने ये चीज़ नोट की है कि जितना भी पोन्स के सेंटर हैं वो मेडुला की ही सेंटर पे डिपेंड कर रहे हैं, उन्हीं को ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसने क्या करना है, पार्टिकुलरली कंट्रोल करना है डोर्सो ग्रुप ऑफ, क्योंकि देखिए इसने इंस्पायरेशन को स्टॉप करवाना है। इंस्पायरेशन करवा कौन रहा है, हमारा डोर्सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। सो इसने एक्चुअली डोर्सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को इनहिबिट करना है। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इफ़ेक्ट करेगा अपने नीचे वाले सेंटर पे, उसको इफ़ेक्ट करने के बाद उसको इनहिबिट करेगा, यानी जो सेंटर हमारा डीप इंस्पायरेशन करवा रहा था उसको इफ़ेक्ट किया। उसको इफ़ेक्ट करने की वजह से डोर्सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पर भी इफ़ेक्ट हुआ, वो भी इनहिबिट हुए। इन दोनों के इनहिबिट होने की वजह से इंस्पायरेशन स्टॉप हो गई और एक्सपायरेशन स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में वही बात दे रही है कि आप लोगों ने इसके जब भी स्टिमुलेशन करवाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, तो प्रोलॉन्ग आपको एक्सपायरेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से आपने ये प्रूव कर दिया कि हमारा ये जो सेंटर है ये एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। अब कनेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, कनेक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, मेडुलरी सेंटर हो या पोंटाइल सेंटर हो, जितने भी हो, ये सारे आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं, ठीक है। मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया, ये हम लोग पिछली डायग्राम को देखते हैं। ये देखें, इस डायग्राम में डिफरेंट ये जो सेंटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये एरोस ये चीज़ दिखा रहे हैं। अब ये जो लाइन है जो कि डॉटेड नहीं है, फुल लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये स्टिमुलेशन करवा रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रहा है कि इसने इनहिबिशन करवाई है। तो ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है, यानी जो ये वाला सेंटर होता है ये इनहिबिट करता है इसे, फिर आगे ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये भी इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से जैसे ये लंग स्टिमुलेट कर रहे हैं इस वाले सेंटर को, तो जब ये वाला सेंटर स्टिमुलेट होगा फिर ये भी स्टिमुलेट हो जाएगा, इसके रिजल्ट में ये इनहिबिट होगा। तो इस तरह की ये मतलब इन रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर कनेक्शंस हैं, और वो कनेक्शन किस तरह है, नर्व्स के ज़रिए से कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये सारे रेस्पिरेटरी सेंटर आपस में कनेक्टेड हैं, इन्होंने एक तरह मिलकर काम करना है। सब किस तरह की नर्व्स के साथ कनेक्टेड हैं, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि नर्वस मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर और दो नर्व्स, हमने कहा था एफरेंट और इफरेंट। सो अब हमने दो नर्व्स को देखना है कि वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले इफरेंट पाथवे आ जाता है। जब भी हम वर्ड इफरेंट का यूज़ करेंगे, इफरेंट यानी हमने इस रेस्पिरेटरी सेंटर से दूर भागना है, ठीक है। और जब भी हम एफरेंट की बात करेंगे तो हमने इस रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ आना है, बस ये इसकी थी शॉर्ट की, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट था। इस बात को अपने जहन में बिठा लेंगे, बाकी आगे आसान है, ठीक है। क्या है, एफरेंट जो ए से बन रहा है वो है टूवर्ड द सेंटर, एंड द इफरेंट ई से जो बन रहा है वो है टूवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। ये सेंटर कौन सा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। अब किस तरह से ये इफरेंट पाथवे होता है कि नर्व फाइबर्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर लीव द ब्रेन स्टेम, यानी वो कहाँ जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर से लीव कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर से दूर जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, ब्रेन स्टेम की तरफ। अब ब्रेन स्टेम में मैं आपको पहले भी बता के, ब्रेन स्टेम में कौन से दो हैं चीज़ें, दो चीज़ें हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स है। सो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये जो फाइबर्स हैं
ये रेस्पिरेटरी सेंटर को छोड़ के मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स की तरफ जा रही हैं। डिसेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल कॉलम, और जब ये ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में आ जाएंगी तो ये पोन्स से फिर नीचे की तरफ जाएंगी, और जहाँ पर हमारे पास क्या वर्टिब्रल फिर हमारे नीचे कॉलम शुरू हो जाता है ना, तो ये उस तरफ चली जाएंगी। अब दीज नर्व फाइबर्स टर्मिनेट ऑन द मोटर न्यूरॉन। इनका ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोटर न्यूरॉन्स की तरह है। जिस तरह मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स मूव करती हैं टुवर्ड दैट एफेक्टर, ठीक है, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर से स्टार्ट होती हैं। इनका भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है। एफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं इसमें दो तरह की नर्व फाइबर्स होती हैं, एक होती हैं फ्रेंजिक नर्व फाइबर्स, एक होती हैं इंटरकोस्टल नर्व फाइबर। फ्रेंजिक नर्व फाइबर C3 से C5 तक होती हैं। अब ये C3 से C5 का क्या मतलब होता है, अगर आपने वर्टिब्रल कॉलम को डिटेल से स्टडी किया हो तो आपको पता होता है कि उसके अंदर जो सर्विकल एरिया होता है उसकी डिवीजन होती है, फिर आगे थ्रोम्बिक रीजन की डिवीजन, फिर लुम्ब्रिक रीजन की डिवीजन होती है। इस तरह ये डिवीजन होती है। सबसे पहले जो सर्विकल डिवीजन होती है वो C1 से C7 तक होती है। C3 से जो C5, अब जितने भी ये वर्टिब्रेट्स के कॉलम्स होते हैं इनके अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। जो C3 से C5 तक की नर्व्स हैं उनको हम फ्रेंजिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। ये क्या चीज़ें, ये सप्लाई करती हैं नर्व्स न्यूरॉन्स टू द डायफ्राम। अब डायफ्राम आपको पता है कि ये इन्वॉल्व है हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में। इसको जो नर्व सप्लाई हो रहा है वो फ्रेंजिक नर्व सप्लाई हो रहा है। इस तरह इंटरकोस्टल नर्व फाइबर ये T1 से T11 तक हैं। अब T1 से T11 का मतलब क्या है, T जो है ये हमारा थ्रोम्बिक रीजन है, और थ्रोम्बिक रीजन में हमारी 1 से 12 तक की डिवीजन होती है। 1 से 11 तक की जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो इंटरकोस्टल नर्व फाइबर हैं, और ये सप्लाई करती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल ना दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रहे हैं, उनको इंटरकोस्टल नर्व जो है वो उनको सप्लाई करनी है। बिगस नर्व की भी हम इफरेंट नर्व में उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो कुछ जो फाइबर्स हैं वो उसकी इफरेंट है, लेकिन आपने बिगस को पूरा इफरेंट नहीं कराना। कुछ उसकी फाइबर्स जो हैं वो इफरेंट है और कुछ उसकी फाइबर्स इफरेंट है। अब इफरेंट पाथवे में कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं, सबसे पहले इफरेंट पाथवे को अपने याद रखना है, इसने स्टार्ट होना है रिसेप्टर से। देखिए कोई भी स्टिमुलस आएगा वो रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसको महसूस करेगा, और फिर उस रिसेप्टर से जो एक स्टिमुलेशन स्टार्ट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफरेंट पाथवे, ठीक है। अब कौन कौन सा रिसेप्टर है, पहला है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर आपको पता है केमिकल के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। कीमो रिसेप्टर ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। जो सेंट्रल होता है वो हमारे CNS में होता है, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और जो पेरिफेरल होता है वो हमारे PNS में होता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हर जगह पर ये पेरिफेरल नर्वस कीमो रिसेप्टर होते हैं। एंड द बेरो रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, इनसे एक ब्रांचेस निकलती हैं नर्व्स की, जिस तरह ग्लोसोफारिंगल एंड द वेगस नर्व। ये जो दो नर्व्स होती हैं ये फ्रंट पाथवे में होती हैं और ये इसी रिसेप्टर से निकाली है। इसी तरह दूसरे जो रिसेप्टर हैं दैट आर द स्ट्रेच रिसेप्टर, और इनके ज़रिए से जो नर्व निकलती हैं उनको हम वेगस नर्व कहते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर कब होते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं ना तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं उस कंडीशन में। अब जब मसल्स स्ट्रेच होंगे ना तो कुछ वहाँ पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं, और वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं लंग्स को कि भाई हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, इंस्पायरेशन को जल्दी से ख़त्म करवाओ और एक्सपायरेशन को स्टार्ट करो ताकि हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वो वाया वेगस नर्व जो है वो अपना रिस्पॉन्स देंगी, अपना मैसेज पहुँचाएंगी। By receiving efferent impulses from the receptor toward the respiratory center, यानी
रिसेप्टर से मैसेज जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर तक, और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर ने आगे अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है, और फिर वो जब लंग्स को या थोरिक केस को जब वो मैसेज भेजेगा तो वो इफरेंट लंग्स से भेजेगा। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ में ना ये जो 3 लाइन्स हैं इसमें पूरी समरी बयान कर दी गई है। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होगा प्रोसेस वो होगा रिसेप्टर से। कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, उससे स्टार्ट हुआ, उसने अपनी नर्व भेजी। किस तरह की नर्व? एफरेंट नर्व्स भेजी। ये एफरेंट नर्व्स किस तरफ गई? रेस्पिरेटरी सेंटर के पास गई। वहाँ पर जाके उसने अपना काम किया, उसने जो भी करना था, उसने जिस तरह भी काम। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर ने आगे इफ़ेक्ट करना है इफ़ेक्टर्स पर। यहाँ पर इफ़ेक्टर्स कौन है? रेस्पिरेशन में इफ़ेक्टर हमारे ना ज़्यादातर 2 होते हैं, एक हमारा लंग्स, एक हमारा थोरिक कैविटी। ठीक है, और यहाँ पर जो नर्व जाएंगी हम उसको इफरेंट नर्व कहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट समरी है। रिसेप्टर से गया रेस्पिरेटरी सेंटर में, रेस्पिरेटरी सेंटर से गया इफेक्टर पे। इफेक्टर 2 हैं, लंग्स और थोरिक कैविटी। यहाँ पर एफरेंट नर्व और यहाँ पर इफरेंट नर्व। ये शॉर्ट समरी हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उनका रिस्पॉन्स किस तरह आता है। हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्टिमुलेशन हो गई, नर्व प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया। आखिर कोई रिस्पॉन्स भी तो देगा ना, उसके रिज़ल्ट में कोई किसी ने रिस्पॉन्स भी तो प्रोड्यूस करना है। वो किस तरह का होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो का पार्ट 2 होगा वो। सो आई थिंक कि पार्ट 1 में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी कोई आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका फ़ौरन आंसर कर दूँगी। Or I hope that you will like this channel and like this video. Please subscribe my channel and support me. Thanks for your cooperation. Allah Hafiz.